नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। मैं हूं रचना सेवक और प्रोग्राम हमारा बेहद खास चर्चाएं खास। और प्रोग्राम खास इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी के साथ बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। सर, आज भी विचार विमर्श के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, तो सर का बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत वक्फ संशोधन बिल के साथ। सर, वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित हो गया है। अब इस बिल को लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसे बिल लाए जाने जरूरी हैं? आप इस बिल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ जो संशोधन विधेयक है, बिल तो अभी कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, फिर उसके बाद कानून बनेगा। इसको लेकर जो स्थिति बनी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं, जो विपक्ष ने जिस तरह की भूमिका निभाई है वो देश हित में मैं नहीं समझता। ये है कि लोकतंत्र के हिसाब से व्यवस्था में हर एक को अपने कहने की आज़ादी है, तो ये भी एक भारत के लोकतंत्र जो व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसके लिए एक मैं समझता हूँ कि प्लस पॉइंट है कि देश और दुनिया देखे कि यहाँ पे विरोध में भी जो बात कोई अभिव्यक्ति है संसद में कही जा सकती है, उसको प्रकट किया गया है। जहाँ तक इस वक्फ बिल की बात है, ये 1923 में अंग्रेज़ों ने बनाया। देखिए, एक बात समझिए कि मुग़ल शासन तो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी उसके बाद मुग़ल शासन ख़त्म होता गया और 1947 तक ख़त्म हो गया। तो वक्फ की तो ज़रूरत नहीं थी। जब 1923-24 में जब अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति थी, तो उसमें मुस्लिम समाज को वक्फ की दी और कुछ जगह दे दी, धीरे धीरे वो करें। अब वो चीज़ बढ़ती गई, धर्म के आधार पर उन्होंने किया। तो वो अंग्रेज़ों का मकसद तो सीधा था कि इस वो दे के वक्फ बना के हम मुस्लिम समाज को अपनी तरफ करेंगे और एक बंटवारा भी हो जाएगा, ज़मीन ज़्यादा लेके आमने सामने हो जाएंगे सब। धर्म के नाम पर विभाजन हो गया। 1947 में ये चीज़ खत्म हो गई, वक्फ निरस्त हो गया एक तरह के, क्योंकि इधर वाले उधर चले गए, इधर के उधर आ गए। जो उधर से इधर आए उनको तो कोई ना ज़मीन मिली, ना मंदिरों के, ना गुरुद्वारों के, कुछ नहीं। वो तो ख़त्म हो गई, वहाँ भी चलेगी। यहाँ पे भी ख़त्म हो गई थी सारी चीज़, सरकारी प्रॉपर्टी बन गई थी। जो भी ज़मीन थी देश की थी, देश सरकार के पास आ गई। लेकिन नेहरू सरकार ने 1954 में फिर एक वक्फ क्रिएट कर दिया, उसमें फिर ज़मीन कुछ अलॉट हो गई। उसके बाद 1995 में फिर हो गया, फिर 2013 में तो। और ये जो 2 संशोधन हुए उसमें वक्फ के पास अपार शक्ति चली गई कि जिसकी भी जगह पे वो, जहाँ पे कभी उन्होंने लगा कि यूज़र है या हमें इस्तेमाल की हुई है या हमें, तो उस पर उन्होंने दावा कर दिया। अभी भी अगर देखें तो उन्होंने 200 से अधिक जो सरकारी ज़मीनें या ऐतिहासिक इमारतें हैं या कोई और जहाँ पे यूज़ करते हैं, मैदान है, भूमि है, उस पर उन्होंने दावा किया हुआ है। और मनमोहन सिंह सरकार ने तो 123 जाते जाते 2014 के इलेक्शन में 123 सरकारी इमारतें दे दी उनको। उसका भी झगड़ा चल रहा है। तो इन्होंने जो भूमि एक्वायर की, जो दावे किए, उस कारण ये खुद नज़रों में आ गए। जो आपने कहा विधेयक की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी। वो एक भूमाफिया की तरह ये कार्य करना शुरू हो गया। इन्होंने कब किसका कब्जा किया वो किसी को पता नहीं, किस पे दावा कर दिया। अब होता क्या है कि इन्होंने अपने किताबों में चढ़ा दिया, सरकार की किताबों में आज भी 2000 या 2500 ज़मीन या इमारतें होंगी इनके पास। यूपी में पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा इनकी है, तो वहाँ पे 2-2500 के करीब सरकारी कागजों में इनकी जगह है, इमारतें हैं जिन पे इन्होंने 1 लाख कितने हज़ार अपने दावा किया हुआ। उस कारण फिर केस भी बढ़ते हैं, विवाद भी बढ़ते हैं। और ये जो जिनके पास कब्जा वक्फ का, वो एक चंद लोग, एक वर्ग विशेष है, गरीब या मुस्लिम, जो दूसरे समाज के हैं, मुस्लिम समाज के भी जो दूसरे वर्ग हैं, महिलाओं का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो पसमानदा मुस्लिम उनका नहीं है, जो गरीब दलित पिछले हैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं। और वक्फ का उद्देश्य तो यही है कि गरीब जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, उसकी सहायता करना, उनके बच्चों को पढ़ाना, आगे करना। इस तरह जैसे परमार्थ के कार्य हम हिंदू में कहते हैं कि परमार्थ के कार्य है, वो परमार्थ के कार्य कर, वो तो बनी ना। तो ये दावे जब बढ़ते चले गए, विवाद भी बढ़ते चले गए, और इनकी स्थिति ये हो गई थी, खुद ही इनका कब्जा करना, पीर दलील सब इनकी थी।
तो उसकी अब आगे एक टेक्निकल कोई बात हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकते, सिविल सूट नहीं कर सकते थे, वैसे जा सकते थे, एक अपील कर सकते ट्रिब्यूनल के बाद। तो वो फिर एक ऐसी स्थिति बन गई कि एक पैरेलल सरकार संविधान के साथ क्या सरकार के पैरेलल बन गई, संविधान की जो मर्यादा थी धर्मनिरपेक्षता की वो खत्म, उसमें कमजोरी आ रही थी। तो सरकार को लगा कि इसका कोई हल होना चाहिए, और ये इसलिए 2025 का जो संशोधन विधेयक आया। और इस पे जो मैं पहले बात करता हूँ कि इस पे जो विपक्ष के नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने तो किया, दूसरे जो नेता थे चाहे वो हिंदू वर्ग के थे या दूसरे, उन्होंने जिस तरह इसको ये दर्शाने की कोशिश की कि सरकार शायद मुस्लिम की मस्जिदें और उनके सारे ईदगाह और उनकी कब्रिस्तान ये सारे ले जाएंगे, ये तो पूर्व की बातों पर तो कुछ इसका हस्तक्षेप नहीं, भविष्य में ना हो उसके लिए ये। दूसरा इसका उसके साथ संबंध ही नहीं, धर्म के साथ कैसे नाता ही कोई नहीं। ये तो है कि राजस्व और जो जमीन के संभालने की व्यवस्था को लेके है, इसका धर्म के साथ तो कोई लिंक ही नहीं, ना मस्जिदों के साथ, ना ईदगाहों के साथ, ना किसी और। तो उसको लेके इन्होंने उस मुद्दे पे तो किया ना कि इसकी पारदर्शिता चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, या इसके ब्रॉडर बेस होना चाहिए इसका वक़्फ़, उस पर बहस ना करते हुए ये समाज में, मुस्लिम समाज में ये कि ये भय और भ्रम लाने की कोशिश की, जिसके कारण आज कुछ रोष भी 2-4 जगह हुआ देश के विभिन्न भागों में। अब इन्होंने, विपक्ष ने न्यायालय में, अभी कानून बना नहीं, उससे पहले इन्होंने न्यायालय के दस्तक दे दिए। अब इसमें देखिए, अब कहते हैं कि ये इनको, इनकी ज़मीनें, इनकी दूसरी तरफ मैं क्या होता है, तुष्टिकरण की नीति कैसे है। जब हिंदू समाज उन मंदिरों को, ऐतिहासिक मंदिरों को जिसमें मुगल बादशाहों ने कहा कि हमने मंदिर तोड़ के यहाँ पे मस्जिदें बनाई हैं, उन पर अपना दावा करते हैं, तो ये विपक्षी नेता कहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उठाओ, तनाव हो जाएगा, फलाना, और इनके पास ना हिसाब, ना किताब, ना लेना देना, इनके पास कहते हैं 800 साल पुरानी जमीन है, इनके पास हिसाब तो कैसे होगा, हिसाब नहीं होगा तो फिर ये दावा कैसे कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। जब आप हिंदू वर्ग पे आते हैं तो आप कहते हैं जी गड़े मुर्दे, जबकि उनकी किताबों में लिखा है कि हमने ये मस्जिद काशी विश्वनाथ, मथुरा, ये सारी मस्जिद संभल की है, सब लिखा हुआ है, और उन्होंने आप बयान किया कि हमने तोड़ के यहाँ पे मस्जिदें बनाई। और ऐसे कई जगह देश में जो ऐतिहासिक है, तो उनके बाद जब दावा किया जाता है और विद फैक्ट्स किया जाता है कि ये देखो हमारा धार्मिक संस्थान, तो उस पर इनकार करता है, नहीं इनको बस छोड़ो जी, ये तो आप सरकार दूसरे हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है, धर्म की राजनीति कर रही है। हाँ, जब खुद ये मुस्लिम वर्ग के लिए इतना तुष्टिकरण की नीति पे चले गए कि उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ उनके कहने पे उनको दे दो जी। बिल्कुल, ये चीज गलत है। ये जो विधेयक है, जो राष्ट्र हित में है, ये सबको समझना पड़ेगा कि एक पैरेलल गवर्नमेंट कभी नहीं चल सकती। और इसमें तो जब दूसरे भी धार्मिक संगठन, चाहे SCPC, चाहे सनातन धर्म या आर्य समाज है, उनका ऑडिट होता है, सरकारी ऑडिट भी होता है, प्राइवेट भी होता है उनके, और उनकी बैलेंस शीटें पब्लिक में भी आती है। यही चीज़ अब वक्फ बोर्ड पे आ गया कि उनके जो खाते हैं, जो ज़मीनें हैं, उसकी सारा विवरण जो है वो पोर्टल पे आएगा, जो दावे हैं वो आएगा, जो मुकदमे हैं वो आएगा, उनकी जो कमाई है वो आएगी, कमाई खर्च कहाँ पे होती है वो आएगी। यही सरकार मांगती है, यही ट्रांसपेरेंसी है कि जो घपला अंदर बैठे 10 आदमी करते हैं, क्या किसी को जमीन दे दी, किसी ने सरकारी जमीनों पे कब्जे करके अपना शो करके बेच दिया, दस्ती किराए पे चढ़ा दिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो इसको रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि जब दूसरे धर्म के लोगों पे ये सब कुछ लागू होता है, उनकी जो संस्थाएं जिन पे रेवेन्यू से कंसर्न, धार्मिक साइड नहीं, रेवेन्यू से, जमीन जायदाद से जो चीज़ जुड़ी है उस पर कानून लागू है, तो इन पे क्यों नहीं। इसी तरह CAA पे इन्होंने, जब भी इनके किसी एक आते हैं जो चेंज या समय के अनुसार जो मांग होती है, उस पर कोई कानून बनने की बात है तो ये धर्म का मुद्दा उठा देते हैं, विपक्ष भी साथ हो जाता है। तो ये देश हित में नहीं है। ये संविधान के अनुसार जो कानून बना है, संविधान में पार्लियामेंट में बहस के बाद बना, जो पहले अगर 54 में बना, 95 में बना, 2013 में इसमें आया, 14 में अगर उन्होंने प्रॉपर्टी दी तो कानून के हिसाब से दी ना। अब उसी कानून में संशोधन किया, उसको खत्म तो किया नहीं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई, बिल्कुल, वो समय की मांग थी,
तो उस हिसाब से वो जरूरी थी। और ये इसको इसी तरह चाहिए, ये नहीं कि हिंदुओं के सामने आप कहते हैं कि जिनके फैक्ट्स है उसका भी विरोध है और इनके तो इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। बात उनके फैक्ट्स के साथ, इनके बिना फैक्ट्स के साथ, अगर इसी रीत को हम माने कि फिर तो संसद में वही मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि इसके साथ ट्रांसपेरेंसी आएगी। अमित शाह हो, गृह मंत्री ने कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा, सुधांशु, इनके अगर आप सुने इनके भाषण की बातें तो चीज सारी स्पष्ट हो जाती है। ये सिर्फ मैं ना मानने वाले नहीं या विरोध के लिए विरोध, ये गलत बात है। ये देश हित में नहीं है। विपक्ष को बड़े धैर्य से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि राष्ट्र हित में, मैं इसमें कह रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवक संघ के कार्यालय का दौरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे के 25 साल बाद कोई पीएम जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस दफ्तर पहुंचने और भाजपा के आरएसएस संबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो वाजपेयी जी से बतौर प्रधानमंत्री नहीं गए, उससे पहले गए। ये पहले प्रधानमंत्री और फिर संघ के जुड़े होने से तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली दफा गया। एक तो वैसे ही देश का पहला प्रधानमंत्री कोई संघ कार्यालय गया और मोदी अब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दफा गया। देखिए, अब संघ 1925 में बना। डॉक्टर हेडगेवर जो थे वो खुद कांग्रेसी थे उस समय, स्वतंत्रता सेनानी थी, जेल भी गए वो। और उनको एक विचार आया क्योंकि वहाँ पे दंगे हुए। जब दंगे हुए तो उन्होंने लगा कि हिंदू एकजुट भी नहीं है और कमज़ोर है, और जब आज़ादी मिल जाएगी तो अगर हिंदू एकजुट ना हुआ, आगे हम सदियों की गुलामी के बाद संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा समाज चाहिए जो हिंदू एकजुट और मजबूत हो, जिसके चरित्र में भारतीयता झलकती हो, भारतीय संस्कृति झलकती हो, भारतीय सभ्यता झलकती हो। उन्होंने उस उद्देश्य से 1925 में इसका नींव रखा और उसी पे चले। उसके साथ उस समय और भी हिंदू संगठन थे, हिंदू महासभा भी, बजरंग दल भी, ऐसे सारे। उनका लक्ष्य यही था कि हिंदू समाज को इकट्ठा करना और एकजुट करना। और हेडगेवार जी कांग्रेस में छोड़ के उन्होंने इस तरफ लाई पे आदमी का, समाज का, एक व्यक्ति का चरित्र बनेगा, उसी से भारत आज़ादी के बाद अखंड भारत रहेगा। तो तभी रहेगा जब हिंदू समाज, जो बहुमत समाज है, वो एकजुट रहेगा और एक उसके चरित्र में भारतीय सभ्यता संस्कृति उसको नजर आएगी और उसी लक्ष्य से चलते चले गए। और ये आज भी शाखा में, आज भी अगर जाएं तो शाखा में देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना निछावर करना और चरित्र निर्माण की बातें आज भी करते हैं, और वही लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और लाखों की संख्या में जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो आज सुबह शाम ये राष्ट्र के प्रति अपने इन्होंने जीवन दान समझे के सर्वस्व लगाया हुआ है कि राष्ट्र के लिए, उसी कारण आप तो जो स्वयं हैं प्रधानमंत्री तो है ही संघ के प्रचारक थे। तो संघ के साथ जो संघ की जो सोच का एक छाप भाजपा पे है, क्योंकि वो राजनीतिक अंग माना जाता है। विपक्ष भी कहता है, वो सर हमेशा भाजपा को आरएसएस से जोड़ के देखा ही जाता है। ये सच्चाई भी है। तो अमित शाह हो, मोदी हो, राज ठाकुर जी, सारे संघ के से निकले हुए सारे संघ से, एक तो उस विचारधारा का असर है। लेकिन बीच में एक स्थिति ये बनी कि जब 2024 के राजनीतिक दृष्टि से, मैं इस जो विजिट की जो बात, कार्यालय में नागपुर जाने की, इसका राजनीतिक, एक तो सामाजिक दृष्टि संघ की है, राजनीतिक दृष्टि से 2024 में ये अगर नड्डा जी उस प्रधान थे तो उन्होंने कहा कि आज भाजपा अपने पाँव में खड़ी है, संघ की इतनी आवश्यकता नहीं हमें। तो एक लाइन से संघ को एक संदेश मिला कि अहम का, भाजपा के कहीं सत्ता में आने से जो अहम का अभाव एहसास हुआ है। प्रोग्राम में चर्चा की थी हमने पीछे। तो संघ की जो कार्यकर्ता थे या नेतृत्व था, वो थोड़ा सा उन्होंने अपना हाथ खींचा, वो सक्रिय नहीं हुए, साइलेंट हो गए। उसके चुप होने से या पीछे हटने से 272 का आंकड़ा पार करने में भाजपा को मुश्किल आई। 240 पे इतना फर्क एकदम आ गया। और उसके बाद फिर इनको रिलाइज हुआ तो इन्होंने संघ के साथ तालमेल फिर बढ़ाया अपना सवाल। तो उसके बाद देखें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा संघ के कारण कितनी, बिल्कुल। तो ये एक समय जो प्रधानमंत्री की जो
और नागपुर में जाना मैं तो जैसे मायके जाता आदमी वो वाली स्थिति है। अपने माँ बाप से मिलने जाता है, उनकी जो संघ एक छत्र सा है, बड़ा वट वृक्ष, उन्होंने कहा खुद ही जो संघ का बीज है प्रधानमंत्री ने मान लिया कि आज वट वृक्ष बना हुआ। और जो सच्चाई है कि देश और दुनिया में संघ का एक हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने जो विचार रखा वो सामने है। तो उस दृष्टि से एक तो डॉक्टर हेडगेवर और उनके बाद जो गोलगुरु जी की उनकी जो तपस्या थी उनको एक मान्यता मिली, उस विचार को मान्यता मिली, उनके प्रति अपना समर्पण देना। और आने वाली पीढ़ी को भी ये संकेत है कि इस विचारधारा के कारण देश आज एकजुट है। और आगे भी अगर गुलामी से, जब मानसिक गुलामी हो चाहे वैसे, उससे बचने के लिए आपको अपने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति और अपने चरित्र के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसको सांस्कृतिक दृष्टि से भी देख लें, राजनीतिक दृष्टि से देख लें, तो ये एक अपने अपने महत्वपूर्ण यात्रा तो थी। और वहाँ से जो उन्होंने संदेश दिया कि जो देश की संस्कृति, जो वट वृक्ष, जो बीज संघ का है, उसको संभालने और उसको आगे मजबूत करने की समय की मैं मांग समझता हूँ। उस हिसाब से ये यात्रा एक महत्वपूर्ण है और एक पड़ाव है, इसको मील पत्थर समझा जा सकता है कि संघ ने जो कुर्बानियाँ की, संघ का विरोध शुरू से हुआ, आज़ादी के बाद ज़्यादा हुआ, उस पर प्रतिबंध भी लगे, उस पर नुक्ताचीनी भी हुई, लेकिन संघ अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा। आज संघ की विचारधारा वाले सत्ता में है और ये सत्ता आगे तभी बनी रह सकती है जब संघ का विचार मजबूत होगा। और संघ का जो विचार का मतलब, जब आप अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आपकी आस्था मजबूत होगी। संघ का यही कार्य है। संघ के जो कार्यकर्ता वो सीधा राजनीति में नहीं आता, जब राजनीति में आता तो संघ के कार्यकर्ता सदस्य वो छोड़ दे, मतलब सक्रियता उसमें नहीं रहती, फिर वो राजनीतिक फील्ड में आ जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तालमेल दोनों चलते रहे, संतुलन बना रहे तो अच्छा देश के लिए। आगे प्रोग्राम में चर्चा विदेश की, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ अन्य देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब इस टैरिफ से भारत के कारोबार पर असर पड़ना तय है, तो आपके क्या विचार है, क्या कहेंगे आप? ट्रंप जो इस दफा जो चुनाव से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं ना, वो मन मर्जी वाले हैं। मतलब वो अपने आप में आप बादशाह जैसे होता है ना, जो मैंने कह दिया वो ठीक है। तो वो अब उन्होंने जो नारा दिया कि अमेरिका फर्स्ट, तो जो भी कर रहे हैं वो इस सामने पेश कर रहे हैं कि मैंने अमेरिका के नागरिकों के हित के लिए जो सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। उनका जो, जैसे हम अपने हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत फर्स्ट, भारत पहले है, तो प्राथमिकता साहब। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय की स्थितियाँ आर्थिक, अब इस एक निर्णय से जो टैरिफ लगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे जो व्यापार है वो लड़खड़ा सा गया है। उसमें जो एक आर्थिक युद्ध शुरू हो गया, इन्होंने लगाई है तो उसके जवाब में चीन में लगा दी, कनाडा ने लगा दिया, मैक्सिको लगा दिया, यूरोप से और भी शुरू हो गया। तो ये जो इन्होंने पहला, जो मैं समझता हूँ, इन्होंने अमेरिका का जो हित देखा, तो इन्होंने जवाबी टैरिफ लाया, तो जो चीज़ें अमेरिका में जाएंगी वो महंगी होकर जाएंगी, इसके अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल। रही जब भारत की बात, तो जब टैरिफ लगा तो जो हम कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि हम अमेरिका के जो एज पर टर्म्स जो व्हाइट हाउस के आया कि हम 54% भारत लगाता था, तो उन्होंने पहले स्थायी अनाउंस किए थे, आज 26 कर दिया, अब 26% हो गए, तो आधी करिए। जबकि चीन और कनाडा, उनके मुकाबले में भारत को बहुत राहत है, उनके 15-20% ज़्यादा है, किसी 10, किसी 15। तो इस दृष्टि से अगर देखो पहला झटका तो लगा भारत को, टैरिफ लग गया, तो एक झटका जो निर्यातक थे उनको लगा ही लगा। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जब दूसरे चाइना, कनाडा, उन पे 54% जब 45% लगा, हमें 26% लगा, तो कम्पिटिटिव प्राइस से हमारी कीमतें कम होंगी, उनको एक्सपोर्ट करने में हमें सहायता मिलेगी। ये दोनों चीजें, पर इसको टाइम लग सकता है। अब दूसरे इसके साथ साथ है कि 26-27 मार्च को इसी महीने पिछले हुई है द्विपक्षीय वार्ता चली है और आगे फिर चल रही है। पिछले महीने 26 मार्च से चल रही है, आगे भी चलेगी। और आशा की जाती है कि दोनों देशों में जो इस द्विपक्षीय वार्ता में कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें भारत को राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, ये तो एक भारत को मैं समझता हूँ कि झटके के साथ साथ
उदासीन नहीं होना चाहिए, पर उसको चुनौती को एक्सेप्ट करके जब आप दूसरे देशों को देखेंगे तो आप अपने निर्यात के लिए उस हिसाब से कम्पीट करने वाली स्थिति में भी है आप जो आ जाए। पर इसके बाद दूसरा पहलू ये है कि जब अमेरिका की मार्केट से चीन बाहर होगा, सबसे बड़ा तो हमारे पड़ोस में चीन है, तो उसकी कोशिश होगी कि वहाँ की जो चीज़ें अगर नहीं जा रही तो भारत में डंप करूँगा। तो भारत को दोनों तरफ से सतर्क होना है। एक अगर वहाँ पे निर्यात करने के लिए, तो यहाँ पे आयात के हिसाब से भी चीन की जो उत्पाद इतने डंपिंग सेंटर भारत ना बन जाए, ये भी एक पहलू है इसके कारण। तो ये भारत को उस दृष्टि से देखना चाहिए। बाकी अमेरिका में इस समय भी जो है, जो वहाँ पे ट्रैफिक जो बंदरगाहों पे एकदम संभाल हो गया, बाजार उनमें भी लड़खड़ा रहे हैं, महंगाई उनकी बढ़ गया। तो जहाँ तक उनकी स्थिति है, अल्टीमेटली उनको किसी ना किसी स्टेज पे रिव्यू करना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हिल गई सारा, तो भारत को मैं समझता कि थोड़ा सा सतर्क होकर चाइना की तरफ से, अमेरिका की तरफ से एक मिड वे निकालना पड़ेगा। पर उसके लिए जो समय लगेगा, अभी एकदम तो नहीं हो सकेगा, पर 2-4 महीने में पता चलेगा। अगर द्विपक्षीय वार्ता में हो जाती है अमेरिका की सेटलमेंट, तो वो राहत का कारण है। अदरवाइज तो अभी रेड अलर्ट ही है, देखते हैं। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह की। सर, पास्टर बजिंदर सिंह को रेप मामले में ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इस घटना से चमत्कार के नाम पर इलाज करने वालों की पोल भी खुल गई है। तो आप इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये अंधविश्वास हमारे जो समाज का एक सीधा रिजल्ट तो एक तो अंधविश्वास है, एक दूसरी एक जो परेशानियां या गरीबी या लोगों की उसकी शोषण है। तीसरी बात मैं इसमें देखता हूँ कि जो हमारे अध्यात्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, उनकी भी ये असफलता है। क्योंकि ये बजिंदर सिंह जो है, इसका जो अगर तीज जाए तो ये 18 वर्ष की या 19 वर्ष की बाजू में इसने एक आदमी की हत्या की, उसके रूप में ये 1.5-2 साल अंदर रहा। फिर जमानत पर बाहर आया तो उनके साथ इन्हें समझौता करके बरी हो गया। और बरी होने के बाद ये 1.5-2 साल जो अंदर रहा, उसी में ये ईसाई लोगों के वहाँ पे किसी संपर्क में आया। उसके बाद बाहर आकर ईसाई में आना, तो वहाँ पे एक यमुनानगर के पास कोई गाँव, उसमें चर्च में जाना शुरू हुआ। तो उसने अपने आप को ईसाई में कन्वर्ट करा और चर्च पे रेगुलर जाते। जहाँ पे वो छोटी चर्च थी, जो पादरी था उसको, क्योंकि झगड़ालू टाइप तो था, गुस्से वाला, तो पादरी को उसने निकाल दिया, खुद पादरी बन गया। जब खुद पादरी बन गया तो फिर इसने प्रचार प्रसार जैसे चमत्कार दिखाना शुरू किया, यीशु मसीह का ये चमत्कार वो फिर मैं सीधा उसका मैसेंजर हूँ, मैं ये करूँगा। और ये जो लड़की जिसके साथ, ये औरत जिसके साथ हुआ ये, तो वो भी अपने एक पर्सनल को इसकी प्रॉब्लम थी, तो उसके साथ शेयर किया इसने। धीरे धीरे उसको इसने ये कहा कि मेरे पास यूरोप में एक चर्च है, मैं उसका आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजता हूँ, तो मीनवाइल आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मंच पे आके उसी झांसे में वो जब उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया, उसने वीडियो बना लिए जो एक्सपर्ट किया। तो ये एक स्थिति का नाजायज लाभ उठाया उसने। और उसमें फिर उसके बाद ये 7 साल का झगड़ा चला, 18 से आज 25 हो गया। 18 का मामला 25 में आकर मिली सजा। तो उसमें वो औरत को पहले तो धमकियां दी, उसको हस्बैंड को पिटवाया, इसको भी पिटवाया, केस गलत बनवाए, फिर पैसे देंगे 5-4 करोड़ रुपया ले लो, बात आते ही है, तो चलो वो बात ख़त्म। पर ये एक इस 22 के अंदर इसने बना ली है, देश के विभिन्न और विदेश में भी है, जबकि सीधा कोई चर्च किसी के साथ लिंक नहीं है, खुद अपने आप पादरी बन के पास्टर बन के आगे चलाता गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये सब जो बना, समाज भी देख रहा था, सरकार भी देख रही थी, बिल्कुल, तो दोनों देख रहे। और जो मैं समझता हूँ कि चाहे वो समाज के दूसरा हिंदू समाज भी देख रहा था, बौद्ध भी देख रहा था, सिख भी देख रहे थे, जो अध्यात्म क्योंकि वहाँ पर लोग तो हर धर्म के जा रहे हैं और उनको धर्मांतरण किया जा रहा है। बिल्कुल, पंजाब में तो धर्मांतरण आ गई, बहुत समस्या बनी हुई है। बॉर्डर एरिया पे जैसे नशे है वैसे ही धर्मांतरण की वो भी समस्या है बहुत। तो इस चीज़ को एक ना भांपना या इसकी तरफ ना ध्यान देना भी एक गुनाह है, मैं समझता हूँ। सरकार का भी गुनाह इस तरह कि उन्होंने एक
ऐसे बैकग्राउंड में जिसके झगड़ा भी है, जो कत्ल के केस में अंदर भी गया हुआ है, जो और एक नहीं 7-8 केस बने हुए हैं, वो पादरी बन के जलंधर में भी इनकी ब्रांच है, जहाँ पे भी हाँ जी है सर। संडे इतवार को कितने हजारों लोग जाते हैं, और यहाँ पे पैसा भी मिलता है, शौहरत भी मिलता है, और ऐसे चमत्कार की भी दिखाते हैं। तो चमत्कार आज के युग में जहाँ पे इतना मतलब सोशल मीडिया अलर्ट है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आते हैं, तो इसका मतलब जो एक इंसान की मानसिक स्थिति का, कमजोरी का ये लोग लाभ लेते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार को सख्त से सख्त सजा लेनी चाहिए, इसका कदम उठाना चाहिए इसका। और समाज के जो दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग अध्यात्म से जुड़े हैं, उनको भी आगे आके लोगों को जागृत करना चाहिए कि ये ऐसे चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक चेतावनी की तरह है, जो एक मामला समाज जागे तो समझ जाएगा। जी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे, रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।